कि जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम प्राकृतिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो अब प्राकृतिक वर्गीकरण के बारे में कैसे पढ़ना है बच्चा? प्राकृतिक वर्गीकरण, देखिए प्राकृतिक वर्गीकरण के बारे में कैसे पढ़ेंगे। एक हमने पढ़ा था कृत्रिम वर्गीकरण, कृत्रिम वर्गीकरण के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। और कृत्रिम वर्गीकरण के बारे में क्या पढ़ा कि उसमें हम विभाजन हम कर रहे थे, वर्गीकरण पर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम बाह्य संरचना के आधार पर कर रहे थे, बाह्य गुणों के आधार पर कर रहे थे, उनके आवासों के आधार पर कर रहे थे। लेकिन देखिए इसमें जो अपन बात पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, एक वैज्ञानिक भाई साहब हुआ करते थे कैरोलस लिनियस। इस वर्गीकरण ऐसे लिखना, इस वर्गीकरण की नींव का मतलब है इस वर्गीकरण का जो प्रस्ताव था, इस वर्गीकरण करने का जो उद्देश्य था वो किस वैज्ञानिक का था, तो उस हिसाब से इस वर्गीकरण की जो नींव थी वो कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने, इस वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस नामक जो वैज्ञानिक है, इनका नाम आपने बहुत पढ़ा होगा। कैरोलस लिनियस, इस वर्गीकरण की जो नींव थी वो कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक भाई साहब जो थे, वैज्ञानिक ने रखी थी। ठीक है बच्चा, इतनी सी बात। इस वर्गीकरण में भाई साहब, इस वर्गीकरण में वर्गीकरण तो किया, प्राकृतिक वर्गीकरण कहीं ना कहीं है, वर्गीकरण शब्द आ रहा है तो कहीं ना कहीं वर्गीकरण हुआ है। तो इस प्रक्रिया में जो वर्गीकरण हो रहा है वो कैसे हो रहा है उस चीज को देखेंगे। तो इस वर्गीकरण में ऐसे लिखना, इस वर्गीकरण में पादपों का वर्गीकरण या जीवों का वर्गीकरण, उनकी बाह्य संरचना, पुष्पीय लक्षणों और आकार की किसे कहते हैं? किसी भी सजीव की बाह्य जो संरचना होती है उसको आकार की कहते हैं। जैसे मेरी बाह्य स्ट्रक्चर क्या है, मेरी जो बाह्य संरचना है, मैं बाहर से कैसा दिख रहा हूं, 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, इस चीज को अपन आकार की कह रहे हैं। ठीक है, तो पुष्पीय लक्षणों और आकार की तथा आवास के आधार पर ना कर आवास के आधार पर नहीं किया गया है, अपितु विशिष्ट लक्षणों को, इस वर्गीकरण करने के लिए, इस वर्गीकरण में जीवों के विशिष्ट लक्षणों को, इस वर्गीकरण में जीवों के विशिष्ट लक्षणों को आधार मानकर कैरोलस लिनियस जो नामक भाई साहब थे, उन्होंने वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण के बारे में मैंने पहले बता दिया कि वर्गीकरण शब्द क्या है, वर्गीकरण शब्द के सिस्टम में बता दिया था, वर्गीकरण का अर्थ क्या है ये भी मैंने बता दिया था, वर्गीकरण की परिभाषा भी बता दी कि जीवों को समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं वर्गीकरण कहलाती है। वर्गीकरण के बारे में मैंने बहुत सारा बता दिया था और कैरोलस लिनियस के बारे में भी बहुत सारा बता दिया। तो आपका अगर फर्स्ट चैप्टर का बेस क्लियर है तो ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, तो मानकर वर्गीकरण किया था। इस चीज को आप देखिए कि वर्गीकरण जो था वो कृत्रिम वर्गीकरण में अपन क्या कर रहे थे, कृत्रिम वर्गीकरण में किया था कि बाह्य संरचना, आकार की, इन सब के आधार पर हमने कृत्रिम वर्गीकरण दे दिया। लेकिन प्राकृतिक जो वर्गीकरण था ये बहुत ही मापदंडों के आधार पर वर्गीकरण दिया कैरोलस लिनियस नामक भाई साहब ने। और कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने, और कैरोलस भाई साहब ने, कैरोलस जो भाई साहब थे अपन के वैज्ञानिक, कैरोलस भाई साहब ने, और कैरोलस लिनियस लिख लो भाई साहब मत लिखो, कैरोलस लिनियस लिख लो यार, पढ़ रहे हैं अपन, मजाक नहीं चल रहा।
कैरोलस लिनियस नामक जो वैज्ञानिक भाई साहब, कैरोलस लिनियस ने इस वर्गीकरण को कौन से वर्गीकरण को बच्चा, प्राकृतिक वर्गीकरण को, इस वर्गीकरण को अपनी पुस्तक इनकी एक पुस्तक थी, और मैंने पुस्तक के बारे में पहले बता दिया, अपनी पुस्तक सिस्टे मानेश्वरी, इसकी पुस्तक के बारे में मैंने पहले बता दिया था, सिस्टे मानेश्वरी में लिखा, और सिस्टे मानेश्वरी जो पुस्तक थी, सिस्टे मानेश्वरी में लिखा, ऐसे आप लिख सकते हैं। और सिस्टे मानेश्वरी जो पुस्तक थी इनकी, और सिस्टे मानेश्वरी और सिस्टे मानेश्वरी जो पुस्तक थी भाई साहब, जो पुस्तक थी उसमें इस वैज्ञानिक ने इसने लगभग 4236 जो जातियां थी उनका विवरण था। तो आप कैसे लिखोगे कि कैरोलस लिनियस जो वैज्ञानिक भाई साहब थे, इन्होंने इस वर्गीकरण को अपनी पुस्तक सिस्टे मानेश्वरी में लिखा, और सिस्टे मानेश्वरी पुस्तक में लगभग 4236 जातियों के बारे में जानकारी मिलती है। उन जातियों का वर्गीकरण इन वैज्ञानिक भाई साहब ने किया है। इतनी सी बात जब आप डन करते हो, इतनी सी बात आपने डन की, इतनी सी बात जब डन करते हो तो हम क्या पढ़ते हैं, इतनी सी बात जब डन की, जब अपन क्या पढ़ेंगे, इसके बाद अपन पढ़ेंगे, हमने कृत्रिम वर्गीकरण पढ़ा था भाई, और कृत्रिम वर्गीकरण में क्या पढ़ा था, वो सारी चीज आपको पता है। और अब पढ़ेंगे कृत्रिम वर्गीकरण के क्या, कृत्रिम वर्गीकरण क्यों सफल नहीं हो गया, कृत्रिम वर्गीकरण की क्या कमियां थी, उन कमियों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कृत्रिम वर्गीकरण की क्या कमियां थी, कृत्रिम वर्गीकरण की कमियों के बारे में पढ़ेंगे। इस चीज को मैं साफ कर देता हूं बच्चा, आपने लिख लिया होगा ऐसे मैं आशा करता हूं। कोई डाउट हो बता दीजिएगा, मुझे लगता नहीं कोई डाउट आएगा, और नहीं आना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो डाउट आने चाहिए, बट नहीं आने चाहिए। ये कई बात बोलना सारे का मामला है, वो आने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो डाउट आने चाहिए, और नहीं आने चाहिए का मतलब क्या, आप मुझ पर पढ़ रहे हो तो डाउट नहीं आने चाहिए, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है। अगली जो हेडिंग आती है वो आती है कृत्रिम वर्गीकरण। बच्चा कृत्रिम वर्गीकरण की क्या कमियां थी यार, बच्चा क्या कमियां थी, उन कमियों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कृत्रिम वर्गीकरण की क्या कमियां रह गई थी। हालांकि अभी से पूरा बेस चल रहा है भाई, तीसरी क्लास होने जा रही है, बेस ही बेस चल रहा है, अभी से चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बेस चल रहा है। बेस को पढ़िए, क्योंकि बेस सबको पसंद है, फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। हाँ भाई, तो इस वर्गीकरण की क्या क्या जो कमियां थी वो रह गई थी, उस चीज को अपन देखेंगे इस वर्गीकरण प्रणाली में यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो जीव थे ना, उनके बारे में कोई कुछ भी नहीं बताया। तो इस वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक जीवों के बारे में, इस वर्गीकरण में जीवों के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं बताया गया। और उनके लिए इस वर्गीकरण में कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया। उनके लिए इस वर्गीकरण में कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया, उनके लिए इस वर्गीकरण में कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात थी कि इस वर्गीकरण में एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीवों के लिए भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया है। दूसरी बात आप देखिए कि इस वर्गीकरण में एक कोशिक जीव, बच्चा कितने जीव, कौन से जीव, एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव जो थे हमारे, कौन से बहुकोशिक जीव, अरे बच्चा कौन से जीव, बहुकोशिक जीवों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं बताया गया है, कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया है। तीनों एक ही बात है,
इस वर्गीकरण में एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीवों के बारे में, जीवों का कोई स्थान नहीं था, ऐसे लिख लो, जीवों का कोई विशेष स्थान नहीं था या स्थान नहीं था। अगली जो बात आती है वो आती है इस वर्गीकरण में ये कमियां है भाई साहब, इस वर्गीकरण में जो वायरस होता है ना, वायरस, इस वर्गीकरण में वायरस को सम्मिलित नहीं किया गया, वायरस को सम्मिलित नहीं किया जाता है या नहीं किया गया, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगली जो बात आती है वो आती है इस वर्गीकरण में, और किस वर्गीकरण में बच्चा, कृत्रिम वर्गीकरण जो प्रणाली है भाई साहब, कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली में। तो अपन कैसे लिखेंगे कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली में, कृत्रिम वर्गीकरण जो ऊपर की प्रणाली है ना, कृत्रिम वर्गीकरण की प्रणाली में कोशिका भित्ति, बच्चा ध्यान देना, कोशिका भित्ति और पोषण रीति के बारे में, कोशिका भित्ति और पोषण रीति आदि विशिष्ट लक्षण, आदि विशिष्ट प्रकार के शब्दों का, विशिष्ट प्रकार के लक्षणों का या शब्दों का, लक्षणों का उपयोग नहीं किया गया। इतनी सी बात आप कृत्रिम वर्गीकरण की कमियों में पढ़ते हैं, और कितनी सी बात पढ़ते हैं कि इस वर्गीकरण में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जीवों में कुछ नहीं बताया, जीवों के बारे में कुछ नहीं बताया गया, और उनके लिए इस वर्गीकरण में कोई विशेष स्थान नहीं था। और ऐसे ही अपन पढ़ते हैं कि इस वर्गीकरण में एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीवों के बारे में भी कोई कुछ नहीं बताया गया, और ना ही उनके लिए कोई विशेष स्थान था। तीसरी बात अपन पढ़ते हैं कि इसमें वायरस को सम्मिलित नहीं किया गया। चौथी बात अपन पढ़ते हैं कि इस कृत्रिम वर्गीकरण में विशेष जो शब्द आते हैं, विशेष जो लक्षण आते हैं, एक तो होता है कोशिका भित्ति और एक होता है पोषण रीति, उनके बारे में कोई भी प्रकार का उपयोग नहीं किया गया इस वर्गीकरण में। इसीलिए इस वर्गीकरण की कमियां थी और ये वर्गीकरण यही फ्लॉप हो गया। क्या हो गया बच्चा? फ्लॉप हो। एक चीज आप समझ सकते हैं, जब कृत्रिम वर्गीकरण हमने पहले पढ़ा था और जब कृत्रिम वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था तो प्राकृतिक वर्गीकरण देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये फ्लॉप हो गया था ये भाई साहब, कृत्रिम वर्गीकरण जो दिया ना ये फ्लॉप हो गया, इसलिए प्राकृतिक वर्गीकरण हमने पढ़ा था। इस दुनिया में जो चीज हो रही है उन हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई रीजन होता है। बिना रीजन के, बिना वजह के इस दुनिया में एक तिनका भी नहीं हिलता। तो कुछ ना कुछ रीजन होता है हर चीज के पीछे। बिना वजह के मैंने कहा तिनका भी नहीं हिलता, ये फैक्ट की बात है भाई साहब, बिल्कुल फैक्ट की बात है। नेक्स्ट क्लास कल होगी, आज इतना ही काफी है, क्योंकि अब नेक्स्ट अगली जो क्लास होगी उसमें सारा सिस्टम हो जाएगा, उसमें चालू हो जाएगा। जो बेस था वो इतना ही तक क्लियर हो गया यहाँ तक। अगली जो क्लास है उसमें पूरा होगा, शुरू से जो चैप्टर है ना जो आपका सिलेबस में दे रखा है वो सारा होगा। ये जो बेस था ये तो ठीक है।